तो नमस्कार, हमारा खास कार्यक्रम कैबिनेट के बड़े फैसले में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रखर श्रीवास्तव। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। आज पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यभार को संभाला और आज ही अपने कैबिनेट की पहली बैठक भी ली। इस बैठक में एक बहुत बड़े फैसले लेते हुए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्रामीण और शहरी गरीबों के लिए 3 करोड़ नए घर बनाने की योजना को मंजूरी दे दी गई है। ये बहुत बड़ा फैसला है। इससे पहले कार्यभार संभालते ही पीएम मोदी ने सबसे पहली सौगात देश के किसानों को दी। पीएम मोदी ने अपने तीसरे कार्यकाल के पहले सरकारी फैसले में उस फाइल पर हस्ताक्षर किए जो पीएम किसान निधि की 17वीं किश्त जारी करने से जुड़ी हुई थी। यानी अब पीएम के हस्ताक्षर के बाद देश के हर जरूरतमंद किसान को 2000 रुपए की 17वीं किस्त जारी हो गई है और जल्द ही ये पैसा सीधे किसान भाइयों के खाते में ट्रांसफर हो जाएंगे। अब आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी के इस फैसले से देश के 9 करोड़ से ज्यादा किसानों को सीधा फायदा होगा। पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ देने के लिए केंद्र सरकार 17वीं किस्त के तहत 20,000 करोड़ रुपए बांटेगी। आज चर्चा में हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे कैबिनेट के बड़े फैसलों में, और हम ये भी बात करेंगे कि पीएम मोदी के अगले 5 साल के जिस रोड मैप की बात हो रही है उसकी झलक आज 2 फैसलों में मिल गई। किसानों के लिए किसान निधि योजना और 3 करोड़ से ज्यादा पीएम आवास घर। और इसके अलावा और भी हम बात करेंगे कि आखिर पीएम के पिटारे में किसान, गांव और खेती से जुड़ी कई और सौगातें क्या हैं जिनका ऐलान अब आने वाले समय में हो सकता है। हम सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ होंगे खास मेहमान, लेकिन पहले देखते हैं कि पीएम किसान निधि की 17वीं किस्त जारी होने के बाद किस तरह की प्रतिक्रिया सामने आई। तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद पीएम मोदी ने किसानों को पहला तोहफा दिया है। पीएम मोदी ने किसान सम्मान निधि योजना की 17वीं किस्त जारी कर दी है। 17वीं किस्त के तहत सरकार की ओर से कुल 20,000 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन होगा। सरकार के इस फैसले से देश के 9 करोड़ 30 लाख किसानों को लाभ होगा। किसानों के खाते में जल्द ही 2,000 रुपए की किस्त आ जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पदभार संभालने के बाद प्रधानमंत्री किसान निधि की 17वीं किस्त जारी करने की अपनी पहली फाइल पर हस्ताक्षर किए और सोशल मीडिया एक्स पर बताया कि देश भर के अपने किसान भाई बहनों का जीवन आसान बनाने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभालने के बाद पहला काम उनके लिए ही करने का अवसर मिला है। इसके तहत पीएम किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त से जुड़ी फाइल पर हस्ताक्षर किया, जिसका लाभ देश के मेरे 9 करोड़ से ज्यादा अन्नदाताओं को होगा। आने वाले समय में हम किसानों के कल्याण और कृषि क्षेत्र के उत्थान के लिए निरंतर काम करते रहेंगे। पीएम के इस फैसले पर तेलंगाना भाजपा अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि हमारी सरकार संकल्प पत्र के आधार पर चलेगी। हम स्थिर सरकार देंगे। प्रधानमंत्री काम भी शुरुआत किया है। पहली सिग्नेचर किसानों को समर्पित करते हुए किसान सम्मान निधि जी का पैसे किसानों को अकाउंट में डालने का 20,000 करोड़ का वितरण करने का फाइल भी सिग्नेचर किया है। किसानों को, गरीबों को, महिलाओं को, युवाओं को समर्पित सरकार है हमारा। नई सरकार बनते ही पीएम किसान सम्मान निधि पर इस अपडेट से किसानों में जबरदस्त खुशी है। आज 17वीं किस्त मोदी जी ने डाल दी है हमारे खाते में। इससे हम अपनी धान की फसल को बहुत तैयार करके उसमें बहेंगे और काफ़ी अच्छी सरकार का सहयोग करते हैं। शायद ये जानेंगे कि मोदी जी हमारे लिए और कुछ करके दें। बीजेपी ने जो ये काम किया किसानों के हित में बहुत अच्छा ही किया है और हम चाहेंगे कि आगे भी मोदी जी कुछ ऐसी योजनाएं हमारे किसानों के लिए हमारे हित में लाते रहें जिससे हमें और लाभ मिले। हम जो 17वीं जो किस्त आज हमारे खाते में आई है वो बहुत ही खुशी का वो है। कल ही सरकार बनी है और आज उन्होंने हमारे खाते में जो किस्त डाली है उस किस्त से पाकर मैं बहुत खुश हूँ। मोदी जी ने आज हमारे खाते में 17वीं किस्त किसान सम्मान निधि की डाली है। इससे हम लोग बहुत उत्साहित हैं और बहुत ही अच्छा लगा कि मोदी जी हम जैसे गरीब किसानों के बारे में सोच रहे हैं, जिससे कि हमारी खेती बाड़ी को हम ऊपर पहुंचा सकें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये फैसला जीत के बाद किसानों के कल्याण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। बता दें कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना दुनिया की सबसे बड़ी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर योजना है, जिसके माध्यम से किसानों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
28 फरवरी 2024 को केंद्र सरकार द्वारा 16वीं किश्त जारी की गई थी, जिसमें पात्र किसानों को 2-2 हजार रुपए की किश्त दी गई। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो पीएम मोदी ने कार्यभार संभालते ही सबसे पहली सौगात देश के किसानों को दी और उनके लिए पीएम किसान सम्मान निधि की 17वीं किश्त जारी कर दी। और उसके बाद कैबिनेट की बैठक में 3 करोड़ पीएम आवास योजना के तहत 3 करोड़ नए घर शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में बनाए जाएंगे। इन सारे फैसलों के क्या मायने हैं, बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं 2 खास मेहमान। हमारे साथ जुड़ चुके हैं कृष्णवीर चौधरी, जो अध्यक्ष हैं भारतीय कृषक समाज संगठन के। इसके अलावा हमारे साथ जुड़ चुके हैं वरिष्ठ पत्रकार विजय त्रिवेदी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। विजय जी, मेरा पहला सवाल आपसे है। आज पीएम मोदी का पहला ही दिन था और सुबह जो पहले हस्ताक्षर उन्होंने किए वो उस फाइल पर किए जिसमें 9 करोड़ किसानों को 17वीं किस्त दी गई 2000 पीएम किसान निधि योजना की। और शाम को कैबिनेट की बैठक में सीधे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए 3 करोड़ अलग से आवासीय घर पीएम आवास योजना के तहत देने की घोषणा की गई है। क्या लग रहा है, सरकार कितने एक्शन में है? देखिए प्रखर, आपको ध्यान हो कि प्रधानमंत्री जी ने इन चुनावों से पहले जी बात कही थी कि जब 4 जातियों का जिक्र किया था तो उन्होंने किसान का जिक्र सबसे पहले किया था। यानी उनके दिमाग में सबसे ज्यादा और सबसे पहले किसान रहता है, किसान को। और आज भी जब आपने भी जैसे बात का जिक्र किया, सुबह जब प्रधानमंत्री कार्यालय पहुंचे और सबसे पहली फाइल जिस पर दस्तखत किए, हालांकि वो एक रूटीन काम था, लेकिन 17वीं किस्त किसानों के लिए जारी की, जो दुनिया की सबसे बड़ी स्कीम भी है और 9 करोड़ जो है एक बहुत बड़ा नंबर है जिस पर काम किया जा रहा है। और दूसरा जो अभी शाम को खबर आई कि शिवराज सिंह चौहान को कृषि मंत्री बनाया गया, जो मुझे खबर मिली है, तो ये भी एक किसानों के साथ एक बड़ी कहना चाहिए बड़े फायदे वाली योजना होगी। क्योंकि मध्य प्रदेश को आपको ध्यान हो कि 4 कृषि अवार्ड मध्य प्रदेश सरकार में जब शिवराज जी मुख्यमंत्री थे तो वहां मिले। इसका मतलब है कि प्रधानमंत्री का ग्रामीण विकास पर और किसानों पर हमेशा ध्यान रहता है और उनकी प्राथमिकता इस नई सरकार में भी, यानी तीसरी जो टर्म है उसमें भी किसान रहेंगे। जी विजय जी, मैं ये जानना चाह रहा था आपसे, क्योंकि ये जो 2 फैसले आज जो लिए गए हैं, चाहे किसान निधि योजना हो चाहे पीएम आवास योजना हो, हालांकि बीजेपी की सीटें कम हुई हैं, लेकिन ये 2 योजनाएं बहुत सक्सेसफुल मानी गई और पीएम चाहते हैं कि अब इस योजनाओं को और आगे बढ़ाया जाए। ये आपको लगता है कि ये इस पर फोकस रखने की जरूरत है उनको? इसलिए बिल्कुल फोकस रखने की जरूरत है। यदि आप पॉलिटिकली देखें, आपने इलेक्शन का जिक्र किया, तो खासतौर से पंजाब में, हरियाणा में और जो किसानों से जुड़े हुए क्षेत्र हैं वहां पर भारतीय जनता पार्टी को बड़ा फायदा नहीं हुआ है। और पिछले सरकार के दौरान भी किसानों के आंदोलन को लेकर एक बड़ी चर्चा हुई, फिर कानून वापस लिए गए। लेकिन प्रधानमंत्री ने उस सब को ध्यान रखते हुए भी और उस सब को दूसरे तरीके से कहे कि नजरअंदाज करते हुए भी, कि राजनीतिक जो उसका प्रतिफल है उसको नजरअंदाज करते हुए भी सबसे पहले किसानों पर ध्यान दिया। उनका कि पॉलिटिकल रिजल्ट कुछ भी रहा हो, किसान उनकी प्रायोरिटी रहेंगी। और वो एक बड़ा फैसला उस समय भी था जब देश भर के राजनीतिक दल जातिगत जनगणना और नई नई जातियों पर चर्चा कर रहे थे, तब उन्होंने किसान को एक सबसे बड़ी जाति के तौर पर रजिस्टर किया और कहा कि किसान सबसे बड़ी जाति है। और आज जब ये काम किया तो इसका मतलब आगे जो कार्यकाल चलेगा इस सरकार का, उसमें ग्रामीण विकास भी और किसान भी उनकी प्रायोरिटी रहेगी। पॉलिटिकल फायदा भले ही उसका भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिला हो, यदि ईमानदारी से देखें तो कोई बहुत बड़ा फायदा नहीं हुआ, बल्कि कहना चाहिए कि नुकसान भी उसको देखना पड़ा भारतीय जनता पार्टी को। हो सकता है कई बार होता है कि सरकारें जब आती हैं और वो देखती हैं कि वोट के हिसाब से उन्हें फायदा नहीं हुआ तो वो उसको नाराजगी भी जाहिर करती है। विजय जी, मैं आपको रोकना चाह रहा हूं। विजय जी, मैं आपको रोकना चाह रहा हूं। एक बहुत बड़ी खबर आ गई जिसका इंतजार आपको भी होगा और देश की सारी जनता को भी इंतजार था, और वो खबर ये है कि मोदी 3.0 में कैबिनेट के विभागों का बंटवारा हो गया है। कल शपथ ली थी प्रधानमंत्री मोदी के साथ सारे कैबिनेट मंत्रियों ने और आज उनके विभागों का बंटवारा हो गया। और देखिए, राजनाथ सिंह को फिर से रक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई है। पिछली बार भी रक्षा मंत्री थे और अमित शाह एक बार फिर केंद्रीय गृह मंत्री की भूमिका में होंगे। पिछले 5 साल से वही गृह मंत्री थे और शानदार तरीके से उन्होंने इस विभाग को संभाला था। और पीयूष गोयल के पास फिर से वाणिज्य मंत्रालय का प्रभार रहेगा। तो अभी तक जो हमने 3 बड़े मंत्रालय देखे उनमें, और ये चौथा मंत्रालय, निर्मला सीतारमण फिर से वित्त मंत्रालय संभालेंगी, वित्त मंत्री रहेंगी, यानी कि जो अब बड़े मंत्रालय हैं। और देखिए, नितिन गडकरी को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, अभी तक कोई बड़ा फेरबदल नजर नहीं आ रहा है। जो मोदी 2.0 में जो विभाग जो थे
वही विभाग रखे गए हैं। और मनोहर लाल खट्टर, जिनकी सबसे ज्यादा चर्चा थी कि उन्हें क्या दिया जाएगा, तो उन्हें दिया गया है शहरी विकास मंत्रालय की जिम्मेदारी, जो एक बहुत अहम जिम्मेदारी है। और डॉक्टर एस जयशंकर, जिनके बारे में पहले से माना जा रहा था कि वो विदेश मंत्री बने रहेंगे, और ऐसा ही हुआ, जो कयासों में था वो भी नजर आया। और सबसे ज्यादा चर्चा शिवराज सिंह चौहान की थी। शिवराज सिंह चौहान को कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई है। चिराग पासवान, जो युवा चेहरा है मोदी मंत्रिमंडल का, उन्हें खेल मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके अलावा जीतन राम मांझी, जो सबसे वरिष्ठ उम्र के लिहाज से मंत्री हैं, उन्हें MSME मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। तो मोदी 3.0 में कैबिनेट के विभागों का बंटवारा हो गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गृह मंत्री बने रहेंगे, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री बने रहेंगे, निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री बनी रहेंगी। और देखिए, राजनाथ सिंह, जैसा कि माना जा रहा था, उन्हें फिर से रक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं शिवराज सिंह चौहान को कृषि मंत्री, कृषि और किसान कल्याण मंत्री बनाया गया है। अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री बने रहेंगे। और पीयूष गोयल, जो पहले भी वाणिज्य मंत्रालय का प्रभार देख रहे थे, अब भी वाणिज्य मंत्री बने रहेंगे। और पीयूष गोयल मुंबई से चुनकर लोकसभा में पहुंचे हैं, और इस तरह से जिसका इंतजार था वो घड़ी आ गई है। अब विभागों का बंटवारा हो रहा है। निर्मला सीतारमण फिर से वित्त मंत्रालय का प्रभार संभालेंगी, यानी कि जो CCS है, मुझे लगता है कि उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। CCS जैसा था वैसा ही रहेगा। जो मोदी 2.0 में था, वही मोदी 3.0 में नजर आएगा। और ये देखना दिलचस्प होगा कि जो सहयोगी दल हैं, उन्हें क्या जिम्मेदारी दी गई है। मनोहर लाल खट्टर को शहरी विकास मंत्री बनाया गया, और अश्विनी वैष्णव को रेलवे के साथ साथ सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की अहम जिम्मेदारी दी गई है। और एस जयशंकर फिर से विदेश मंत्री बने हैं। अश्विनी वैष्णव के बारे में बता दूं कि वो रेल मंत्री पहले भी थे, लेकिन इस बार उनके साथ एक मंत्रालय और जोड़ा गया, और वो मंत्रालय है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। और शिवराज सिंह चौहान, जिनको लेकर सबसे ज्यादा चर्चा थी, वो अब देश के नए कृषि मंत्री होंगे। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, विदिशा से सांसद, 8 लाख वोटों से जीतने वाले शिवराज कृषि मंत्री होंगे। वहीं अमित शाह पिछली बार की तरह ही गृह मंत्री होंगे। तो तस्वीर अब धीरे धीरे मोदी 3.0 के मंत्रिमंडल की साफ हो रही है। CCS में जो चेहरे पिछली बार थे, करीब करीब वही चेहरे इस बार भी हैं। गडकरी जी को जो है वो सड़क एवं परिवहन मंत्री बना गया है। हमारे साथ सुधाकर दास फोन पर जुड़ चुके हैं। सुधाकर, अभी तक जो नाम सामने आए हैं, बहुत ज्यादा बदलाव नजर नहीं आ रहा है। हाँ, ये जरूर है कि जो शिवराज सिंह चौहान है, उनको कृषि मंत्री बनाया गया है। मनोहर लाल खट्टर को जो है वो शहरी विकास मंत्री बनाया गया है। और अश्विनी वैष्णव के साथ सूचना प्रसारण मंत्रालय की अतिरिक्त जिम्मेदारी भी उनको साथ में दी गई है। आपके पास और क्या खबर है? बिल्कुल, देखिए प्रखर कंटिन्यूटी को, एक्सपीरियंस को तरजीह दी गई है। और जो हमने देखा पिछली 2 सरकारों में जिस तरह से बड़े फैसले हुए, देश आगे बढ़ा, इसी रफ्तार से देश इस कार्यकाल में भी आगे बढ़े, उसकी कोशिश लगती है ये पूरा मंत्रिमंडल। जो CCS होता है, आप कह सकते हैं कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, जिसमें चारों जो इम्पोर्टेंट मिनिस्टर्स हैं, रक्षा मंत्री हो, गृह मंत्री हो, वित्त मंत्री हो, चाहे विदेश मंत्री हो, तो वो एज इट इज है, हम देख रहे हैं। साथ ही साथ जो एक्सपीरियंस लोग हैं, चाहे शिवराज सिंह चौहान हो, चाहे मनोहर लाल खट्टर हो, इस तरह के लोगों को एक इम्पोर्टेंट पोर्टफोलियो दिया गया। सुधाकर, मैं आपको रोकना चाहूंगा कि अमित शाह जी को गृह के साथ साथ सहकारिता मंत्रालय की भी जिम्मेदारी मिली है, जो पिछली बार भी वो संभाल रहे थे। जी सुधाकर। बिल्कुल 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 सही कह रहे हैं। और मैं यही कह रहा हूँ कि कंटिन्यूटी को तरजीह दी गई है। शिवराज सिंह चौहान की बात कर रहा था। आप देखिए प्रखर, आज ही बड़ा फैसला हुआ है कि 3 करोड़ घर आने वाले 5 साल में सरकार बनाएगी गरीबों के लिए। उनको कृषि और किसान कल्याण के साथ रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री भी दी गई है। तो साथ ही साथ आप ये भी देखिए कि मनोहर लाल खट्टर, जब देश विकसित भारत बनेगा तो ऊर्जा मंत्रालय की। और एक खबर और, धर्मेंद्र प्रधान को शिक्षा मंत्रालय मिला। और इसी के साथ हम अपने संवाददाता शैलेंद्र के पास चलेंगे। शैलेंद्र जी, आपके पास और क्या खबर है, और कौन कौन से मंत्री, किस तरह से लिस्ट और सामने आ रही है? जी देखिए, जो सहयोगी दल है उनके जो मंत्री बनाए गए हैं वो मैं आपको बताना चाहूंगा। चिराग पासवान, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री उनको दी गई है, यानी वो फूड प्रोसेसिंग मंत्री होंगे। इसके साथ ही साथ मनसुख मांडविया के पास जो मंत्रालय था, स्वास्थ्य मंत्रालय, वो JP नड्डा को गया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, सरकार में शामिल किए गए हैं। तो मनसुख मांडविया आप श्रम मंत्रालय संभालेंगे, स्वास्थ्य मंत्रालय का जिम्मा JP नड्डा संभालेंगे। माइनॉरिटी अफेयर्स, ये बहुत महत्वपूर्ण मंत्रालय है, इसको हम देख रहे हैं कि ये मंत्रालय किरण रिजिजू को गया है। और अन्नपूर्णा देवी,
वो महिला बाल विकास मंत्रालय का मंत्रालय संभालेंगी। तो कैबिनेट मंत्री बनाई गई अन्नपूर्णा देवी, उनका एलिवेशन हुआ है। तो किरण रिजिजू जो है वो अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री होंगे? हाँ जी, किरण रिजिजू अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री होंगे। इसके साथ ही साथ हम देख रहे हैं रवनीत बिट्टू को लेकर क्या खबर आ रही है, उनका कोई मंत्रालय? देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स ये भी किरण रिजिजू के पास होगा। संसदीय कार्य मंत्री नए बनाए गए हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इससे पहले प्रहलाद जोशी वो मंत्रालय संभाल रहे थे। अब किरण रिजिजू को संसदीय कार्य मंत्रालय भी दिया गया है। गजेंद्र सिंह शेखावत को कल्चर और टूरिज्म दिया गया है। इसके साथ भूपेंद्र यादव वन और पर्यावरण मंत्रालय का काम संभालते रहेंगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया को मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन और नॉर्थ ईस्ट रीजन दिया गया है, उनका मंत्रालय बदला गया है। हम देख रहे हैं अश्विनी वैष्णव को 3 मंत्रालय, वो आईटी इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालय संभाल रहे थे, रेलवे संभाल रहे थे, सूचना प्रसारण मंत्रालय का भी जिम्मा मिला, जैसा कि हम चर्चा कर रहे थे। मतलब एक मिनट रोकूंगा मैं यहाँ पे, अश्विनी वैष्णव आईटी मिनिस्टर भी बने रहेंगे? जी बिल्कुल, 3 मंत्रालय उनके पास है और तीनों अहम मंत्रालय। लघु जो उद्योग मंत्रालय है जीतन राम मांझी को दिया गया है। माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज जीतन राम मांझी हम पार्टी के मुखिया है, एनडीए के सहयोगी है। राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह जेडीयू के प्रमुख नेता है, बहुत चर्चा थी कि उनको कौन सा मंत्रालय मिलेगा। पंचायती राज और फिशरी एनिमल हस्बेंड्री डेयरी मंत्रालय, ये मंत्रालय वो है जो किसी समय गिरिराज सिंह के पास हुआ करता था, तो बिहार में ही ये मंत्रालय रहेगा। ये राजीव रंजन सिंह यानी लल्लन सिंह को गया है जेडीयू कोटे से। बहुत चर्चा थी कि सहयोगियों को कौन सा। एचडी कुमारस्वामी जेडीएस के जो सर्वे सर्वा है, केंद्र में मंत्री बनाए गए हैं, स्टील मंत्री बनाया गया। आप देखिए आरसीपी सिंह एक जमाने में मंत्री हुआ करते थे, स्टील मंत्री। उसके बाद हमने देखा कि वो फिर एक तरह से मंत्रिमंडल के सदस्य नहीं रहे। अब हम देख रहे हैं इस सरकार में स्टील मंत्रालय का जिम्मा दिया गया है सहयोगी को, यानी सहयोगी के को ही वो मंत्रालय था, बस नाम इस बार एचडी कुमारस्वामी है। राम मोहन राय नायडू के बारे में क्या खबर है आपके पास? देखिए, हम उस सूची को धीरे धीरे देख रहे हैं और निश्चित तौर पर उनको महत्वपूर्ण मंत्रालय दिया गया, ऐसी खबर है। हाँ। थोड़ी देर में बता पाएंगे। वीरेंद्र कुमार सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, ये बिल्कुल इस बात की संभावना ही थी कि उनको मंत्रालय दिया जाएगा। के राम मोहन नायडू सिविल एविएशन मंत्रालय दिया गया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास था वो राम मोहन नायडू को दिया गया है। सहयोगी है टीडीपी के, कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं। प्रहलाद जोशी के बारे में हमने बताया ही कि इस बार वो कंज्यूमर अफेयर और फूड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन जो पीयूष गोयल के पास था, उपभोक्ता मामले, फूड मामले, उसके मंत्रालय बनाए गए हैं। जी हाँ, सर्बानंद सोनोवाल को जहाज रानी मंत्रालय दिया गया है। मैं निशांत के पास चलूंगा जो न्यूज रूम में हमारे साथ मौजूद है। निशांत जी, आपके पास क्या नाम है? देखिए, अगर बात की जाए तो एचडी कुमारस्वामी की बात की जाए, सहयोगी हैं और उन्हें हैवी इंडस्ट्री और मिनिस्टर ऑफ स्टील बनाया गया है। दोनों बड़े मंत्रालय उनको दिए गए हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए प्रहलाद जोशी की, तो उनको इस बार कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मंत्रालय दिया गया है। इसके अलावा बात की जाए जोएल ओरोम की, तो उनको इस बार ट्राइबल अफेयर दिया गया है। हालांकि पहले भी वो इसकी जिम्मेदारी संभाल रहे थे। इसके अलावा मनसुख मांडविया की बात की जाए, जो पहले स्वास्थ्य मंत्री हुआ करते थे, इस बार उनको लेबर और एम्प्लॉयमेंट दिया गया है। वहीं जी किशन रेड्डी तेलंगाना से जो आते हैं, उन्हें मिनिस्ट्री ऑफ कोल एंड मिनिस्ट्री ऑफ माइंस दिया गया है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो चिराग पासवान, जैसा कि हमारे सहयोगी भी बता रहे थे, उन्हें खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय दिया गया है। वहीं सीआर पाटिल, गुजरात में जब बीजेपी ने बड़ी बहुमत से जीत हासिल की थी विधानसभा चुनाव में, तभी से सीआर पाटिल के केंद्र में आने की अटकलें थी। इस बार उनको जल शक्ति जैसा अहम मंत्रालय दिया है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है, अगर इन तमाम मंत्रालयों की सूची हम देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कंटिन्यूटी का पूरी तरीके से ध्यान रखा है, क्योंकि कई सारे मंत्रालयों में कई सारी योजनाएं लगातार चल रही हैं। जैसे रेलवे जैसे अहम मंत्रालय की बात की जाए तो गति शक्ति जैसी योजना, उन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए कई सारे मंत्रियों को दोबारा से वो पोर्टफोलियो अलॉट किए गए हैं, ताकि जो पीएम 2047 के विकसित भारत के संकल्प की बात करते हैं उसको ठीक तरीके से पूरा किया जा सके। और जो नए सहयोगी आए हैं और जो युवा चेहरे आए हैं, उनको भी काफी बेहतर मंत्रालय दिया गया है, ताकि वो अपनी परफॉर्मेंस जो है वो दिखा सके। यानी मोदी सरकार और 8 बार के सांसद डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जो टीकमगढ़ से चुन के आते हैं, उन्हें मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस बनाया गया है। बिल्कुल, अगर वीरेंद्र कुमार की, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ठीक है, मैं शैलेंद्र के पास चलूंगा। शैलेंद्र के पास कोई नई जानकारी? शैलेंद्र
जी देखिए, हम कैबिनेट मंत्रियों के विभाग की ज्यादा चर्चा कर रहे हैं। देखिए, जो नए मंत्री बने, जो पहली बार मंत्री बने हैं कीर्तिवर्धन सिंह गोंडा से, उनको 2 महत्वपूर्ण मंत्रालय दिए गए हैं। एनवायरमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज में वो एमओएस होंगे, और विदेश राज्य मंत्री यानी एक्सटर्नल अफेयर्स में उनको एमओएस बनाया गया है। बहुत अहम जिम्मा, बड़ी जिम्मेदारी। मीनाक्षी लेखी के पास पहले संस्कृति मंत्रालय और विदेश मंत्रालय में एमओएस बनाई गई थी। इस बार कीर्तिवर्धन सिंह पहली बार मंत्री बनाए गए हैं, पढ़े लिखे सांसद हैं, 5 बार के सांसद हैं, उनको अहम जिम्मेदारी दी गई। बीएल वर्मा कंज्यूमर अफेयर्स, फूड डिस्ट्रीब्यूशन में राज्य मंत्री बनाए गए हैं। हम देख रहे हैं कि वो एक तरह से देखिए एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। अगर हम बात करें और मंत्री की, शोभा करंजले, वो लेबर मिनिस्ट्री में राज्य मंत्री बनाई गई है। इसके साथ माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज अभी उनके जिम्मे दिया तो गया। वो मनसुख मांडविया की जो है वो एमओएस होंगी। जी देखिए, पंचायती राज में एसपी बघेल को एमओएस दिया गया है। इसके साथ साथ एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी में भी उन्हें एमओएस के तौर पर रखा गया है। इस तरह के हम देख रहे हैं कि जो तमाम एमओएस बनाए गए हैं उनको भी बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है। वी सोमन्ना, उन्हें भी रेलवे में एमओएस बनाया गया है। अनुप्रिया पटेल पहले भी रह चुकी हैं स्वास्थ्य राज्य मंत्री, उनको हेल्थ और फैमिली वेलफेयर में दिया गया है। केमिकल और फर्टिलाइजर, यानी जो विभाग जेपी नड्डा के पास है, 2 विभाग दिए गए हैं, 2 मंत्रालय दिए गए हैं, बिल्कुल, वो उसके एमओएस के तौर पर अनुप्रिया वहां पर काम करेंगे। इस तरह से एक कंटिन्यूटी बनाई गई है जिनके पास अनुभव। नित्यानंद राय को तो हम सब जानते हैं, गृह राज्य मंत्री के तौर पर वो काम ठीक है। मैं अभी सुधीर के पास जाना चाहूंगा। सुधीर, आपके पास क्या नई जानकारी? सुधीर, बिल्कुल, देखिए, अगर एमओएस की बात करें खास तौर पे, जो राव इंद्रजीत सिंह है उनको बिल्कुल और मंत्रालय दिए गए हैं। जी हेलो जी सुधीर बोलिए, आ रही है आपकी आवाज। इसके बाद अगर एमओएस की इंडिपेंडेंट चार्ज की बात अगर की जाए तो सबसे पहले बात करूंगा ये राव इंद्रजीत सिंह की। उनको कई अहम मंत्रालय, और जिस तरीके से आप बात कर रहे थे, सबसे बड़ी बात कि जो कंटिन्यूटी रखी गई है उसका खासा ख्याल रखा गया, और वही यहाँ साफ तौर पर दिखाई देता है। चेंजेस बहुत ज्यादा नहीं है। अगर हम बात करें, जी मैं आ रहा हूं आपके पास। जी शैलेंद्र बोलिए। देखिए, 5 मंत्री ऐसे हैं जिनको इंडिपेंडेंट चार्ज दिया गया है, जो राज्य मंत्री जरूर है लेकिन वो स्वतंत्र प्रभार के मंत्री हैं। राव इंद्रजीत सिंह, उनको मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स और प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, सांख्यिकी मंत्रालय का दर्जा दिया गया स्वतंत्र प्रभार में। प्लानिंग यानी योजना जो मंत्रालय है वो, उसमें स्वतंत्र प्रभार दिया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर में स्वतंत्र प्रभार दिया गया है। तो कई अहम मंत्रालयों की जिम्मेदारी गई। डॉक्टर जितेंद्र सिंह को कई मंत्रालय दिए गए हैं, पहले भी रह चुके हैं। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज, मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, वो पहले भी ये जिम्मा संभाल चुके हैं, और डीओपीटी के वो मंत्री रह चुके हैं, फिर उनको जिम्मेदारी की दी गई है। डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, वो पहले भी उसके मंत्री रह चुके हैं, फिर उन्हें जिम्मेदारी दी गई है। और मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, तो पूरा का पूरा जो उनके पास पहले विभाग था वो डॉक्टर जितेंद्र सिंह को दिया गया है इंडिपेंडेंट चार्ज के तौर पर। इसके अलावा आप देखें अर्जुन राम मेघवाल, उनको आप देखें कि कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के वो मंत्री बनाए गए हैं इंडिपेंडेंट चार्ज, उनको इंडिपेंडेंट चार्ज दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ। ठीक है, हम सुधाकर के पास चलेंगे। सुधाकर, जो मंत्रिमंडल अभी तक जो दिखाई दे रहा है, जो मुख्यमंत्री जो पहले बड़े विभागों के जो मंत्री थे, करीब करीब वही नजर आ रहा है। शिवराज सिंह चौहान जी एक नई एंट्री हुई है, उनको एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिली है। ऐसे ही मनोहर लाल खट्टर जी के बारे में कह सकते हैं। वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया का मंत्रालय बदला गया है। इसके अलावा आपको क्या कुछ नया नजर आ रहा है सुधाकर इसमें? देखिए, जैसे कंटिन्यूटी की मैं बात कर रहा था, आप देखिए गृह मंत्री अमित शाह हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन है उनके पास, लेकिन उन्होंने फिर से रिटेन किया गया वहाँ नित्यानंद राय को एमओएस के रूप में। और बंदी संजय कुमार, हम जानते हैं कि कितने फायरी लीडर तेलंगाना में बीजेपी के रहे हैं, तो उनको लाया गया है जी। उसके अलावा आप देखिए जितेंद्र सिंह की बात हो रही थी, उनको पुराना मंत्रालय प्रधानमंत्री के पास जो भी डिपार्टमेंट्स हैं उसको वो देखेंगे, साथ ही साथ साइंस एंड टेक देखेंगे। और सुशील वैष्णव का हम कह सकते हैं कि कद उनका बढ़ाया गया है। सूचना प्रसारण जैसे इम्पोर्टेंट मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई, तो रेलवे और मिलिट्री मतलब आईटी एंड की जिम्मेदारी उनके पास बरकरार रहेगी। और देखिए, मैं स्क्रीन पर चल रहा है, हरदीप सिंह पुरी पेट्रोलियम मंत्री बने रहेंगे।
सेमीकंडक्टर की जो बात कर रहे हैं, तो उसमें एक बड़ा एक तरह से भारत कदम आगे बढ़ाना चाहता है। आप प्रखर कह रहे थे अर्जुन राम मेघवाल, तो इंडिपेंडेंट चार्जेस के जो मंत्रालय बनाए गए हैं वो भी काफी महत्वपूर्ण है। चाहे लॉ मिनिस्टर के तौर पर एक तरह से इंडिपेंडेंट अर्जुन राम मेघवाल के पास रहेगा, प्रताप राव जाधव जो शिवसेना के कोटे से आए हैं ठीक है। सुधाकर मैं आपको यहाँ पे रोकना चाहूंगा। करीब करीब जो लिस्ट है, बड़े जो चेहरे हैं, बड़े विभाग जो हैं, उसके बारे में बता चुके हैं और इसका क्या मायने हैं ये समझने के लिए आइए सीधे चलते हैं हम लोग विजय त्रिवेदी जी के पास, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं। विजय त्रिवेदी जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी विजय जी, क्या परिवर्तन लग रहा है कि वही जो कंटिन्यूटी में जो सरकार चल रही थी वही संदेश देने की कोशिश की गई है? सीसीएस में बड़ा फेरबदल नहीं है, जो बड़े मंत्रालय हैं उनमें कोई बहुत बड़ा फेरबदल नहीं है, फिर भी आपको कुछ इसमें चौंकाने वाला लगता है विजय जी? जी प्रखर, आपको एक बात मैं बताऊं कि जब कैबिनेट की बैठक शुरू हुई आज, तो प्रधानमंत्री जी ने एक बात का मैसेज सबसे पहले दिया इस मंत्रालयों के बंटवारे से पहले कि आप में से ज्यादातर लोग अपना काम संभालते रहेंगे जी। उसका मतलब ये था कि कंटिन्यूटी चाहते हैं प्रधानमंत्री जी, और उसका मतलब एक सर्टिफिकेट भी है कि जिन मंत्रियों ने पिछली बार काम किया उन्होंने एक बेहतर काम किया और प्राइम मिनिस्टर उससे सेटिस्फाइड है, इसलिए ज्यादा काम ये हुआ। सीसीएस को लेकर बड़ा चर्चा बार बार हो रही थी, कुछ विपक्षी दल भी थोड़ा सा अपना नमक मिर्च लगा रहे थे, लेकिन ये बात तय थी कि बीजेपी अपने सीसीएस में से किसी भी मंत्रालय को दूसरे को नहीं देगी। वो एक बड़ा काम किया गया है, लॉ मिनिस्ट्री को मेघवाल साहब के साथ दिया गया है। बाकी शिवराज जी को जो दिया गया, जो हमने पहले शायद बंटवारे से पहले भी मैंने इस बात की चर्चा की थी, कृषि मंत्रालय उनको दिया गया है, तो वो एक महत्वपूर्ण मंत्रालय है। बिल्कुल महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है कि आज प्रधानमंत्री जो पहला फैसला लेते हैं वो किसानों से जुड़ा लेते हैं। और शिवराज सिंह चौहान के बारे में बता दूं कि उनको जो कृषि नीति है उसका अच्छा खासा अनुभव है और मध्य प्रदेश में उन्होंने उस अपने अनुभव को दिखाया भी है। गेहूं खरीद में मध्य प्रदेश अब पंजाब को भी पछाड़ चुका है, तो मुझे लगता है एक अच्छा चेहरा लेकर आए शिवराज के तौर पर। कृषि मंत्रालय की जिम्मेदारी देना एक अच्छा फैसला नजर आता है। अगर मनोहर लाल खट्टर के बारे में आपसे जानना चाहूं तो उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे विजय जी? ठीक है, शैलेंद्र जी ये बताइए कि जो बात हो रही है मनोहर लाल खट्टर के मंत्रालय को लेकर, उन्हें लेकर बड़ी चर्चा थी, अगर उन्हें जब शहरी विकास मंत्रालय जैसा अहम जिम्मेदारी दी गई उसे लेकर आप क्या कहेंगे? निश्चित तौर पर देखिए बहुत महत्वपूर्ण मंत्रालय है। आज ही 3 करोड़ अतिरिक्त घर बनाने का फैसला हुआ है। हरियाणा के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, एक अनुभव है, प्रदर्शन दिखाया है, तो वो एक तरह से देखे कि जब हैवी वेट नाम मंत्रिमंडल में शामिल होते हैं, शिवराज सिंह चौहान हो, मनोहर लाल खट्टर, उनको एक राज्यों का अनुभव है, गुड गवर्नेंस का अनुभव है, तो उन्हें शिवराज सिंह चौहान को हम देख रहे हैं कृषि मंत्री और मनोहर लाल खट्टर को शहरी विकास मंत्री। यहाँ पर 2 सहयोगियों का नाम और बताना चाहूंगा। जयंत चौधरी इंडिपेंडेंट चार्ज दिया गया है उनको कौशल विकास मंत्रालय का, स्किल डेवलपमेंट मंत्रालय का, और साथ ही साथ वो एजुकेशन मिनिस्ट्री में उनको जोड़ा गया है एमओएस के तौर पर, तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा, हम अगर थोड़ा सा नागरिक उड्डयन मंत्रालय की बात करें शैलेंद्र, तो राम मोहन नायडू जो सिर्फ 36 साल के हैं, एरन नायडू के बेटे हैं और 36 साल की कम उम्र में वो तीसरी बार सांसद चुन के आए, उन्हें एक नागरिक उड्डयन मंत्री बनाया गया है। वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया को दूरसंचार और पूर्वोत्तर विकास, जो पूर्वोत्तर के जो राज्य उनके विकास मंत्रालय में भेजा गया है। इसे लेकर आप क्या कहना चाहेंगे शैलेंद्र? देखिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय अगर आप बहुत पहले जाए तो ये सहयोगी दल के पास रहा है। अगर आप उस एनडीए की सरकार में, अगर अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के समय जाए, शरद यादव हुआ करते थे उड्डयन मंत्री, तो उस लिहाज से देखे कि कुछ आर्थिक मामलों से जुड़े जो मंत्रालय हैं वो टीडीपी को दिए जा सकते हैं। उद्योग मंत्रालय की चर्चा थी, नागरिक उड्डयन मंत्रालय की चर्चा, शहरी विकास की भी चर्चा थी। ये जब आज सूची आई है तो हम देख रहे हैं कि आज उड्डयन मंत्रालय दिया गया है टीडीपी कोटे में, तो इस तरह के कुछ बदलाव दिखते हैं। इस तरह से हम देख रहे हैं कुछ मंत्रियों के विभागों में बदलाव है, पीयूष गोयल के विभाग में बदलाव है, इसके साथ ही साथ प्रहलाद जोशी के विभाग में बदलाव है। लेकिन जो बड़े मंत्रालय हैं, जो जिन पर पहले से हम देख रहे हैं कि कद्दावर मंत्री काम कर रहे थे, उनमें कोई बदलाव नहीं किया गया। हाँ, जो मुख्यमंत्री रह चुके तमाम कद्दावर नेता हैं, दो प्रमुख तौर पर हम जिनका नाम ले रहे हैं, उनको महत्वपूर्ण मंत्रालय दिया गया है और सहयोगियों को महत्वपूर्ण मंत्रालय में उनके एमओएस जोड़े गए हैं। हमने बाकी जिक्र किया ही गया कि नए चेहरों को भी महत्वपूर्ण मंत्रालय में। ठीक है, मैं सुधाकर के पास जाना चाहूंगा। सुधाकर,
ये जो अभी तक नजर आ रहा है कंटिन्यूटी जो बना के रखनी थी मोदी 2.0 3.0 के बीच में, वो बनी हुई नजर आ रही है। सुधाकर, प्रखर यहाँ पर एक बात और बता दूं, जितिन प्रसाद उत्तर प्रदेश से आते हैं, वो एमओएस बनाया गया, उनको मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में दिया गया है। जितिन प्रसाद चर्चित नाम है, उत्तर प्रदेश में कैबिनेट मंत्री के तौर पर पीडब्ल्यूडी मंत्री थे, केंद्र में एमओएस। आइए निशांत की तरफ रुख करते हैं। सुधाकर, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी मिल रही है प्रखर। सुधाकर, जो बात हो रही थी कंटिन्यूटी बनाने की, वो करीब करीब पूरी तरह से यही नजर आ रही है। 2-4 मंत्रालय 5 मंत्रालय को छोड़ दें तो जो मुख्य मंत्रालय थे कम से कम उन्हीं में वही मंत्री करीब करीब वही रखे गए। बिल्कुल, देखिए एक तरफ कंटिन्यूटी बनाई गई है तो दूसरी तरफ जो एक्सपीरियंस चेहरे थे, फॉर्मर सीएम रह चुके हैं, इस तरह के लोगों को महत्वपूर्ण मंत्रालय की जिम्मेदारी, और जो एक तरह से कह सकते हैं पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, जिसकी बात विजय भी कर रहे थे। तो दूसरी तरफ एक तरह से इनोवेशन भी दिखता है कुछ लोगों को, अश्विनी वैष्णव जी को जिस तरह से अहम जिम्मेदारी अलग से सौंपी गई है इस बार। साथ ही साथ युवा चेहरों को भी एक तरह से तरजीह कह सकते हैं, चाहे राम मोहन नायडू की बात हो या फिर रवनीत बिट्टू को 2 एमओएस विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। तो युवा चेहरों की तरफ भी प्रधानमंत्री ने देखा है, उनसे उम्मीद उनकी बढ़ी है। आप देखिए अन्नपूर्णा जी को महिला विकास की जिम्मेदारी दी गई है, तो एक इम्पोर्टेंट पोर्टफोलियो ये है। साथ ही साथ केरल की बात की जाए, चाहे सुरेश गोपी हो या फिर जॉर्ज कुरियन, जिनके पास एमओएस माइनॉरिटी अफेयर्स के साथ एनिमल हस्बेंड्री की जिम्मेदारी दी गई है। पार्लियामेंट्री अफेयर्स एक बहुत महत्वपूर्ण मंत्रालय है जी। हम जानते हैं किस तरह का विपक्ष का रवैया रहा है बीते 5 साल में, तो संसद चलाना एक बड़ी जिम्मेदारी होगी। किरण रिजिजू नॉर्थ ईस्ट से आते हैं, तो उनके ऊपर ये जिम्मेदारी रखी गई है। इसके अलावा अगर बात करें जो लॉ मिनिस्ट्री की बात की जाए, अर्जुन राम मेघवाल पहले से उसको देख रहे थे, इंडिपेंडेंट चार्ज के साथ उसको बरकरार रखा गया। आप देखिए भूपेंद्र यादव, पर्यावरण मंत्रालय की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। बिल्कुल, बिल्कुल। आज जो भी बड़े प्रोजेक्ट्स हैं अगर उनको पूरा करना है तो पर्यावरण की जो इन्वायरमेंटल। मैं निशांत के पास जाना चाहूंगा, न्यूज रूम में हमारा सहयोगी निशांत मौजूद है। निशांत, अभी तक ये पूरा मंत्रिमंडल देखकर जो समझ में आ रहा है, जो अगर हम पहले 10 पोर्टफोलियो की बात करें, जो सबसे 10 महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो है, करीब करीब ज्यादातर बीजेपी अपने पास रख रही है। और जबकि पहले अंदाजा लगाया जा रहा था कि नहीं जेडीयू ये मांग रहा है या टीडीपी ये मांग रही है, लेकिन ऐसा लगा है कि बीजेपी ने जो है उसके अंदर जो मुख्य जो बड़े मंत्रालय हैं, करीब करीब 10, 12, 15 जो पहले बड़े मंत्रालय हैं, उसमें बीजेपी के ही नेता ज्यादा नजर आ रहे हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए, जो गठबंधन के सहयोगी हैं लगातार उनसे चर्चा जरूर हुई थी, लेकिन अगर हम इस पूरी लिस्ट को देखें तो हमें ये समझ जाना चाहिए जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोदी सरकार 3.0 आने से पहले यानी कि चुनाव से पहले 100 दिन के एजेंडे की बात की थी, उस एजेंडे के तहत मंत्रिमंडल जो है पूरा तय किया गया है। यानी कि तमाम उन मंत्रियों को कंटिन्यूटी में रखा गया है, 100 दिन के एजेंडे पे काम करने के लिए रखा गया है। और साथ में जो नए मंत्री आए हैं, चाहे शिवराज सिंह चौहान की बात करें या मनोहर लाल खट्टर की बात करें, तो इनके पुराने एक्सपीरियंस को देखते हुए उनको ये अहम जिम्मेदारी दी गई है। जैसा कि आपने कहा कि सहयोगी दलों को लेकर चर्चाएं जरूर थी, लेकिन एक बात तय थी कि बीजेपी और प्रधानमंत्री, खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो जिस गुड गवर्नेंस की बात करते हैं उसमें वो कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाले हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसलिए जाने भी जाते हैं कि जब वो सरकार चलाते हैं तो पूरी तरीके से निष्ठा रहती है उनकी, खासकर रिजल्ट ओरिएंटेड जो रहता है उनका पूरा काम रहता है। और कुछ इसी तरीके से मंत्रिमंडल का विस्तार हमें जो मंत्रिमंडल है वो देखने को मिल रहा है। तमाम उन नेताओं को तरजीह दी गई है जिन्होंने अच्छा काम किया है, उनको एक बार फिर मौका दिया गया है। और खासकर इन सभी नेता, अगर मंत्रियों की बात करें तो इनका जो टेस्ट है वो 100 दिन का है। 100 दिन में इनको नतीजे देने होंगे। प्रधानमंत्री ने सबसे रोड मैप की बात की थी, अधिकारी जो तमाम मंत्रालयों के सचिव थे उनसे रोड मैप की बात की थी। अब चूंकि मंत्री पद का बंटवारा हो चुका है, सभी को सभी की जिम्मेदारियां बता दी गई हैं, तो जाहिर सी बात है कल से हमें सरकार जो है पूरे एक्शन मोड में, बिल्कुल कल से सरकार पूरी तरह से एक्शन मोड में आ जाएगी
और हम इसी के साथ इस चर्चा को विराम देते हैं। हमारे सहयोगी सुधाकर दास, सुधीर, निशांत और शैलेंद्र, आप चारों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस प्रकार जिस खबर का इंतजार था कि मोदी मंत्रिमंडल के सदस्यों को कौन से विभाग मिलेंगे, उस पर से पर्दा हट गया है और करीब करीब जो बड़े मंत्रालय हैं वो बीजेपी ने अपने पास रखे हैं। अगर 3 मंत्रालयों की बात की जाए, राममोहन नायडू को श्रम नागरिक उड्डयन मिला है, SD कुमारस्वामी को भारी उद्योग मिला है और लल्लन सिंह को जो है पंचायती राज मंत्री बनाया गया। इसके अलावा ज्यादातर बड़े मंत्रालय जो हैं वो बीजेपी ने अपने साथ रखे हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए DD न्यूज़।